हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मर्टन को पढ़ने जा रहे हैं। रॉबर्टकिन मर्टन समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण थिंकर माने जाते हैं रॉबर्टकिन मर्टन। हालांकि इनसे पहले मेरे को पार्सन्स के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रकार्य के बारे में पढ़ना चाहिए, वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मुख्यतः संरचनात्मक प्रकार्यवादी से जुड़े हुए थे। ये पार्सन्स के शिष्य थे, रॉबर्ट के मर्टन। इनका जन्म यूएसए फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया में हुआ था 4 जुलाई 1910 को, और इनका इंतकाल 23 फरवरी 2003 को अमेरिका यूएसए में हुआ था, न्यूयॉर्क में। इनको समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माने जाते हैं, यानी इन्होंने कई ऐसी थ्योरी दी जो समाजशास्त्र में उनकी आलोचनाओं को भी खारिज किया था। इस वजह से इनको एक संस्थापक पिता के रूप में दर्जा दिया गया है समाजशास्त्र में, और आधुनिक समाजशास्त्री थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने शोध कार्य किए। अधिकांश समय प्रोफेसर के रूप में कार्य किए इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में। 1954 में विज्ञान के समाजशास्त्र की स्थापना के लिए विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मान किया गया। जो समाजशास्त्र में इन्होंने अपनी जो कार्य किए थे विज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक में, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की जो कोशिश की थी इनको उसके रूप में राष्ट्रीय पदक से सम्मान मिला। अब इनकी थ्योरी को देखिए तो इन्होंने कई प्रकार की थ्योरी दी है। जैसे इन्होंने प्रकार्यवाद पर अपने विचार लिखे हैं। इनके प्रकार्यवाद को अनुभूति मूलक प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, प्रच्छन्न प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य आदि इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। इसके साथ ही इन्होंने संदर्भ समूह की बात की है। संदर्भ समूह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने एनोमी विचलन, जो अपराध का एक तरीका है, एनोमी विचलन, उसके बारे में अपने अध्ययन में शामिल किया है। इन्होंने कुडोस की अवधारणा दी है। कुडोस यानी विज्ञान बनाने, समाजशास्त्र को विज्ञान किस प्रकार बनाया जा सकता है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, कुडोस की अवधारणा से हमें देखने को मिलता है। भूमिका आदर्श, प्रकार्यात्मक विकल्प के बारे में बताया है। आदर्श शून्यता की स्थिति के बारे में बताया है। स्वतः साधक भविष्योक्ति और समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता, सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया, मिडिल रेंज थ्योरी। इन्होंने भूमिका पुंज, परिस्थिति कम, अंतर्वस्तु विश्लेषण जो आता है डाटा कलेक्शन के रूप में, अंतर्वस्तु विश्लेषण आता है, उसके बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में बताया है। इन्होंने पूर्वाभासी सामाजिकरण के बारे में अपने अध्ययनों में शामिल किया। इस प्रकार की इनकी कई प्रकार के सिद्धांत हैं जो हमें पढ़ने को मिलेंगे। इनकी बुकों को नोट डाउन करें तो इन्होंने बुक लिखी थी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी 17वीं सेंचुरी में। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, सोशलॉजी ऑफ नॉलेज, डिस्कशन ऑफ पार्सन्स, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो 1949 में आई थी। सोशलॉजी टुडे, कालमैन का समाजशास्त्र, द दुर्खिम, द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, फोकस इंटरव्यू 1956 में आई थी। क्रिमिनोलॉजी, फैक्टर डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर और द सोशलॉजी ऑफ साइंस थियोटिकल 1973। इस प्रकार की और भी कई बुकें हैं। ये मेन बुकें आती हैं। इनमें सबसे मेन बुक जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सोशल थ्योरी या सोशल स्ट्रक्चर। ऐसी बुक नेडल की भी है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाम से इनकी बुक थी, सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर। इस प्रकार इन्होंने पार्सन्स के ऊपर लिखा, कार्ल मैनिन के ऊपर विचार दिए और दुर्खिम के ऊपर भी कई प्रकार के विचार दिए। आगे हम इनकी थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहले इनकी मेन थ्योरी है प्रकार्यवाद की थ्योरी को देखते हैं। इन्होंने समस्याओं के समाजशास्त्र की व्याख्या करने की प्रकार्यवादी विशेषताएं, एक आशाजनक पद्धति है और एक कम विधिवत प्रणाली। अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकास हुआ, इनका गहन विस्तार न होकर एक खंडों में विस्तार हुआ है। यानी प्रकार्यवाद एक अच्छी थ्योरी है, पर इसका गहन विकास न होकर खंडों में विकास हुआ है।
मर्टन के कार्य संबंधित विश्लेषण में प्रकार्यों को 5 अर्थों में प्रस्तुत किया गया था। एक, गणित के रूप में हम प्रकार्यों को किस प्रकार देखते हैं, जब कोई कार्य को हम किस प्रकार देखते हैं, मैथमेटिक्स में देखते हैं। उत्सवों में हम कार्य करने के तरीके को देखते हैं, किस प्रकार उत्सवों में कार्य को डिवाइड किया जाता है। व्यवसाय के रूप में, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में, व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक प्रणाली के रूप में प्रकार्य। इस प्रकार की इन्होंने प्रकार्य को 5 अर्थों में अपने दृष्टिकोण से इन्होंने प्रकार्य क्या होता है, कार्य करना। प्रकार्य को उन्होंने 5 अर्थों में देखा। गणित के रूप में, उत्सव के रूप में, व्यवसाय के रूप में, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के रूप में और सामाजिक व्यवस्था के रूप में बनाए रखने के लिए प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक प्रणाली के रूप में। मर्टन के अनुसार प्रकार्य का प्राकृतिक अनुभव के रूप में समझना गलत है, यानी हम प्रतीकों के अर्थ में, अगर हम प्रकार्य को प्रतीकों के अर्थ में समझे तो ये गलत है। इसलिए मर्टन ने प्रकार्य को 2 आधारभूत अर्थों में स्वीकार किया। इनको नजरिए में प्रकार्य के अर्थ 2 प्रकार से, एक सावयवी व्यवस्था के रूप में, जैसे कि हमारे शरीर से हम जो क्रिया करते हैं, इस प्रकार हम जो कार्य करते हैं सावयवी रूप में, वो प्रकार्य। और सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य, यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या उद्देश्य है, जो इंटरनली आता है, उसके रूप में प्रकार्य। इस प्रकार एक सावयवी रूप में प्रकार्य, एक सावयवी रूप के साथ साथ लक्ष्य और उद्देश्य, उसके परिणामों के अर्थों के रूप में प्रकार्य। मर्टन ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने पुराने प्रकार्यवादी थ्योरियों को पढ़ा था। पुरानी प्रकार्यवादी थ्योरी कौन सी थी इनके समय, मेलिनोवस्की की थ्योरी, ब्राउन की थ्योरी और पार्सन्स की थ्योरी आती है। पार्सन्स की जगह कई किताबों में इवाइन क्लाइव भी नाम मिल जाता है। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि प्रकार्यवादों को समझा, सारांश निकाला और आलोचना की और संशोधित किया। इन्होंने प्रकार्यवाद की, उनको प्रकार्यवाद को पढ़ा, इन तीनों के प्रकार्यवाद को पढ़ा। इन्होंने अलग अलग प्रकार्यवाद दिए थे, इनका सारांश निकाला और इनकी आलोचना भी की, फिर उसका मॉडिफाई रूप प्रस्तुत किया था। सबसे अच्छी इनकी थ्योरी इस प्रकार मानी जाती है और उनके विकल्प भी प्रस्तुत किए थे। इन्होंने मेलिनोवस्की ने जिस प्रकार संस्कृति को आवश्यकताओं की थ्योरी माना कि संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए हम उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी सार्वभौमिक प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया था मेलिनोवस्की ने। रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य अपरिहार्यता का सिद्धांत दिया और प्रकार्य एकता का सिद्धांत पार्सन्स ने दिया। इस प्रकार देखें तो पूर्ववर्ती विचारकों में इकाइयों के मध्य पाए जाने वाली प्रकार्य एकता को अधिक महत्व दिया जाता है। जो पूर्व में जो विचारक थे उन्होंने प्रकार्यात्मक एकता को अधिक महत्व दिया। क्या समाज में एकता ही पाई जाती है? ऐसा नहीं है, समाज में संघर्ष भी पाया जाता है। तो प्रकार्य एकता को क्यों महत्व दे रहे हो? संघर्ष से भी कई कार्य संघर्ष के द्वारा भी होते हैं। जो सरकार हमारे कार्य को नहीं मानती, हम उनको संघर्ष के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो क्या समाज में हमेशा एकता तो नहीं पाई जा सकती? इस प्रकार इन्होंने खंडन किया। पूर्ववर्ती विचारकों के अनुसार इकाई सब जगह सभी इकाइयाँ प्रकार्य करती हैं, लेकिन नहीं है, कई प्रकार इकाइयाँ अप्रकार्य भी करती हैं। जैसे कि हमारे तीज त्योहार मनाते हैं, वो प्रकार्य करती है, वो सार्वभौमिक प्रकार्य है। लेकिन कई बार हमारे उन त्योहारों में कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे होली त्यौहार। अगर होली में सब भाईचारा को मनाने के लिए होली मनाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार होली में झगड़े भी हो जाते हैं। किसी को रंग पसंद नहीं है, उसके ऊपर रंग डाल लो तो झगड़े भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होली का त्यौहार भाईचारा, कहते हैं ना होली के दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ऐसा मानना है। बट ऐसा नहीं है कि होली में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, लोग ड्रिंकिंग करके आते हैं और झगड़े भी कर लेते हैं। तो सभी जगह सभी इकाइयाँ सभी प्रकार्य नहीं कर सकती, कई बार दुष्प्रकार्य भी होते हैं। इकाइयाँ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकार्य करती हैं, ये माना था पार्सन्स ने, यानी प्रकार्य अपरिहार्यता। इकाइयाँ अपना अस्तित्व बनाने के लिए प्रकार्य कर सकती हैं, लेकिन कई इकाइयाँ ऐसे ही मानी जाती है कि ऐसे ही कर ली जाती हैं, उनकी कोई वजूद नहीं होता, फिर भी इकाइयाँ मौजूद हैं। इस प्रकार देखने को मिलता है। अब इस पे क्या निकलता है, आलोचना किस प्रकार की गई? मिस्टर मर्टन महोदय ने किस प्रकार आलोचना की? प्रकार्य एकता में क्या आलोचना की? प्रयोग सिद्ध और प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। प्रकार्य एकता प्रयोग सिद्ध और प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। इकाइयों के मध्य सहयोग पाया जाता है, वास्तविक नहीं है। इकाइयों के मध्य संघर्ष भी पाया जाता है। एक पक्ष की व्याख्या की है, दूसरे पक्ष को उन्होंने छोड़ दिया है। इन्होंने माना था कि प्रकार्यों में एकता ही पाई जाती है, लेकिन ये सच नहीं है, प्रकार्यों में संघर्ष भी पाया जाता है।
दूसरा इन्होंने जो मेलिनोव्स्की ने कहा था कि सार्वभौमिक प्रकार्य की बात की थी कि कार्य सार्वभौमिक प्रकार्य कार्य करता है नहीं करता, एक सार्वभौमिक प्रकार्य कार्य करता है। इन मर्टन का मानता है सार्वभौमिक प्रकार्य कार्य नहीं करता। एक समाज समूह के लिए प्रकार्य का परिणाम वह दूसरे समाज समूह के लिए लागू नहीं होता। यानी एक समाज के लिए जो प्रकार्य है वह दूसरे समाज के लिए प्रकार्य नहीं हो सकता, दूसरा समाज उसको नकार सकता है। जैसे कि ईसाइयों में चर्च में जब वो मैरिज करते हैं तो उनके सामने ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इस प्रकार अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप ड्रिंकिंग करो, मंदिर में बैठकर जूते पहन के जाओ, सब जगह प्रकार्य, सब जगह एक जैसा कार्य नहीं कर सकता, सबके रिचुअल अलग अलग है, सब जगह एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। एक समाज में अलाउ कर सकता है, वहीं दूसरे समाज में उसको अलाउ नहीं कर सकता। ये समाज सापेक्ष होता है। प्रकार्य अपरिहार्यता की जगह किसी कोई भी घटना रीति एक समूह के लिए प्रकार्य हो सकती है, दूसरे के लिए अप्रकार्य हो सकती है। कोई प्रकार्य अपरिहार्यता यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकार्य होता है कि कोई एक घटना एक समूह के लिए प्रकार्य हो सकती है, लेकिन दूसरे समाज के लिए एक प्रकार्य हो सकती है, दूसरे समाज के उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इन्होंने संशोधित रूप आचार संहिता और नियम बनाए, उनको संशोधित किया तीनों को। यदि किसी समाज के लिए प्रकार्य का अध्ययन करना है तो पहले उस समाज की आचार संहिता को ध्यान देना पड़ेगा, उसकी आचार संहिता पढ़नी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या नियम है, किस प्रकार वो समाज चल रहा है। मूल्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि कौन सी इकाई क्या कार्य कर रही है और सामाजिक प्रकार्य कर रही है और कौन सी अकार्य कर रही है। दूसरा इन्होंने दिया कि रूपरेखा आदर्श प्रारूप जैसी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। इस प्रकार इन्होंने 11 पैराडाइम दिए संशोधित करके, आदर्श प्रारूप की रूपरेखा दी, 11 पैराडाइम दिए। सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकते, हम सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकते, केवल उसी मद की पहचान जिसका प्रकार्य का अध्ययन करना है, उसी मद की पहचान करनी है जिसका अध्ययन करना है। इकाई समाज के सापेक्ष होती है, उद्देश्य का नहीं, समाज के सापेक्ष हमें देखना चाहिए। किसी इकाइयों का अध्ययन प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य तीनों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी इकाई अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके कौन से प्रकार्य है, क्या वो कार्य कर रही है, कौन से उसके दुष्प्रकार्य है और कौन से अकार्य है, तीनों का अध्ययन करना चाहिए। अब प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य क्या होते हैं? प्रकार्य वे परीक्षित परिणाम जो व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य संभव बनाते हैं, जो समाज के लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, व्यवस्था में अनुकूलन सामंजस्य बनाते हैं, वो प्रकार्य है। अकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था अनुकूलन सामंजस्य को कम करते हैं, सामंजस्य को कम करते हैं, वो अकार्य। प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था और अनुकूलन सामंजस्य को अपना योगदान देते हैं और समाज में मान्य और इच्छित है, प्रकट प्रकार्य। वे निरीक्षित परिणाम, दुष्प्रकार्य क्या है? वे निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था में अनुकूलन सामंजस्य को बिगाड़ते हैं और न तो मान्य है न इच्छित है, दुष्प्रकार्य। अंतर्निहित प्रकार्य, अप्रकट कार्य जो वे प्रकार्य जो इच्छित परिणाम देते हैं न कि मान्य है, जो इच्छित परिणाम भी नहीं देता और न ही मान्य। इस प्रकार अंतर्निहित प्रकार्य, अप्रकट कार्य। इस प्रकार इन्होंने बताया कि हमें तीनों चारों का अध्ययन करना चाहिए, कौन सी इकाई किस किस प्रकार के लिए हमें फायदे दे रही है और किस किस प्रकार के लिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूपों में देखना चाहिए। उस इकाई के संदर्भ में प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्त प्रकार्य, अव्यक्त प्रकार्य, मैनिफेस्ट और लेटेंट्स। इकाइयों द्वारा किया गया व्यवहार जो समाज द्वारा इच्छित है उसको बोलते हैं व्यक्त प्रकार्य। इकाइयों द्वारा वैसा प्रकार्य जो कर्ता द्वारा इच्छित न हो, नहीं मान्य हो, उसको बोलते हैं अव्यक्त प्रकार्य। इन्होंने होपी इंडियंस जनजाति का अध्ययन किया और बताया कि होपी इंडियंस लोग वर्षा नृत्य त्यौहार करते हैं, वर्षा का नृत्य त्यौहार करते हैं, डांस करते हैं, रेन डांस। वो मानते हैं कि ना पहाड़ों पे जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे सोसाइटी एक जनजाति है, वहाँ के लोग पहाड़ों पे इकट्ठे होते हैं। जब उनके अंदर वर्षा नहीं आती तो पहाड़ों से पत्थर फेंकते हैं। पत्थर से तात्पर्य है कि उनको आवाज़ आती है कि जैसे कि वर्षा में बारिश होती है, जब आवाज़ आती है तो पत्थर फेंकते हैं, उस प्रकार की आवाज़ आती है। उनको फील होता है कि हमारे वर्षा होगी, इस वजह से उनका मानना है कि इस रिचुअल करने से देवता खुश होंगे और वर्षा होगी, ऐसा मानना है। ये उसका अप्रकट प्रकार्य है। लेकिन प्रकट प्रकार्य क्या है? उसका इंटरनल फंक्शन क्या है कि सब लोग इकट्ठे होंगे, अपने दुख दर्द बांटेंगे और लोगों का मिलना जुलना एक साथ हो जाएगा। ये अप्रकट प्रकार्य है। और प्रकट प्रकार्य है कि वर्षा के देवता खुश होंगे। इस प्रकार होपी इंडियंस का इन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में बताया।
पांचवा है कि इकाइयों के अध्ययन के लिए प्रकार्यात्मक विकल्प को ध्यान रखना चाहिए। इसका विकल्प भी मौजूद होना चाहिए। अगर कोई इकाई कार्य नहीं कर रही तो उसके विकल्प में दूसरा कार्य क्या हो रहा है। जैसे कि अभी लेडीजें जॉब करने जा रही हैं तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि है ना, एक तरह से बेबी डे केयर बना दिए गए हैं। उनमें बच्चों की दिन में देख रेख हो जाती है जब तक वो जॉब करती है, बाद में शाम को अपने बच्चों को घर ले जा सकती है। इस प्रकार बेबी सेंटर बना दिए गए हैं। सामाजिक घटना के वस्तुनिष्ठ पक्ष को देखना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि किसी इकाई का प्रकार्यात्मक प्रभाव कहाँ और किन इकाइयों पर पड़ रहा है। व्यवस्था को जीवित रहने के लिए वास्तव में किन आवश्यकता की पूर्ति अनिवार्य है। यह पता लगाना कि गतिशीलता और परिवर्तन कैसे चलते हैं। विषयगत प्रेरणा, उद्देश्य प्रेरणा का पता लगाना जिसके कारण प्रकार्य घटित होता है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण की सामाजिक वैधता की कसौटी को कितना खरा उतरता है। यानी गतिशीलता, परिवर्तन का पता लगाना, उद्देश्य और प्रेरणा का पता लगाना, उनके प्रकार्य घटित हो रहे हैं, और उनमें सामाजिक प्रकार्यात्मक विश्लेषण सामाजिक वैधता की कसौटी को कितना खरा उतरता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर इकाइयों की क्रियाविधि की बात कही। सामाजिक व्यवस्था की सार्वभौमिक और विशिष्ट आवश्यकता की खोज करना। इस प्रकार उन्होंने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर इकाइयों की क्रियाविधि की बात कही है और सामाजिक व्यवस्था में सार्वभौमिक और विशिष्ट आवश्यकता की खोज करना। इस प्रकार उन्होंने 11 पैराडाइम दिए कि किसी इकाई को हम जानने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक संरचना सिद्धांत और अनुरूपता विपथगम का सिद्धांत भी दिया। इन्होंने भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज और परिस्थिति क्रम की बात की। अब भूमिका पुंज क्या है? कोई एक व्यक्ति की एक विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई सभी भूमिका योग। कोई एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई डॉक्टर, उसकी विशेष परिस्थिति है क्योंकि वो डॉक्टरी कर रहा है। कोई एक व्यक्ति, एक विशेष परिस्थिति, उससे जुड़ी हुई सभी भूमिका, जैसे कि एक डॉक्टर की अपनी नर्स से बातचीत, उसकी नर्स से भूमिका क्योंकि नर्स का वो बॉस है, उसके मरीजों का डॉक्टर है, और उसकी सफाई कर्मचारी से उसकी सहयोगी डॉक्टर से उसकी भूमिका। इस प्रकार एक व्यक्ति की विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई सभी भूमिका को भूमिका पुंज कहते हैं। परिस्थिति पुंज किसे कहते हैं? एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न परिस्थितियों की योग्य। एक व्यक्ति है, उसके द्वारा धारण की गई विभिन्न परिस्थितियाँ, जैसे कि उसने छात्र बना, किसी का बेटा बना, किसी का भाई बना, उससे जुड़ी हुई सभी उससे जुड़ी हुई परिस्थिति, विभिन्न परिस्थिति, एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न परिस्थिति पुंज कहलाते हैं। परिस्थिति क्रम क्या होता है कि व्यक्ति अनेक परिस्थिति धारण करता है। व्यक्ति अपनी अनेक परिस्थिति धारण करता है, परंतु इन परिस्थितियों की निश्चित क्रम में धारण करता है। इन परिस्थितियों को एक निश्चित क्रम में धारण करता है, एक के बाद एक धारण करता है। पहले वो किसी का बेटा होगा, फिर किसी का भाई होगा, फिर वो किसी का पति होगा, फिर किसी इंस्टीट्यूट में वो कहाँ कार्य करेगा तो किसी का बॉस होगा। इस प्रकार वो अपनी जीवन काल में बहुत सारी परिस्थिति धारण करता है। तो व्यक्ति अपने अनेक परिस्थिति धारण करता है, परंतु इन परिस्थितियों को निश्चित क्रम में धारण करता है। अनेक परिस्थिति धारण करता है परंतु निश्चित क्रम में धारण करता है, इसको बोलता है परिस्थिति क्रम। आगे हम विचलन को देखें तो तीसरा सिद्धांत है इनका विचलन का। सामाजिक संरचना का निर्माण परिस्थिति और भूमिका से होता है। हम मानते हैं कि सामाजिक संरचना मर्टन ने दिया था, उसका निर्माण भूमिका और परिस्थिति के बिना हो ही नहीं सकता, किंतु वही संरचना आगे चलकर दो साधनों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आगे चलकर वही संरचना दो साधनों द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित और निर्देशित करती है, व्यक्ति में अनुरूपता विचलन के लिए बाध्य करती है। एक होता है संस्थागत साधन, दूसरा होता है सांस्कृतिक लक्ष्य। अगर संस्थागत साधन के अगर लक्ष्यों के अनुसार उसको साधन मिल जाए
तो उसको बोलते हैं अनुरूपता। अगर लक्ष्यों के अनुसार साधन नहीं मिले तो विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने कार्य करने के लिए बाध्य हो सकता है। जैसे कि मेरा लक्ष्य है परीक्षा में पास होना, लेकिन मुझे किताबें ना मिले, मुझे अच्छी पढ़ाई ना मिले, तो मैं क्या करूँगी? मैं टिपाई करूँगी। ये क्या हो गया? मेरे लिए विचलन हो गया। मैं तो अपनी टिपाई करके पास हो जाऊंगी, लेकिन और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ये कौन सा कार्य हुआ? विचलन का। ये एक अपराध हुआ। इस प्रकार मर्टन ने बताया कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनके अनुसार उनको साधन देना पड़ता है, तब जाके विचलन की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। अब विचलन क्या होती है? एनोमी होती है। प्रतिमानहीनता बोलते हैं उसको, और असंबद्धता बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों का खंडन किया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कारकों को नकार दिया कि विचलन मनोवैज्ञानिक कारकों से नहीं होता। विचलन लक्ष्य और साधनों में असामंजस्य स्थिति के कारण विचलन होता है। सामाजिक कारकों का विचलन प्रमुख कारण मानते हैं। सामाजिक कारकों को ये प्रमुख कारण मानते हैं विचलन के लिए। इन्हें पहले भी दुर्खिम और पार्सन्स की चर्चा की। दुर्खिम आदर्श प्रतिमानों का भाव, आदर्श रचना का भाव ही विचलन है। यानी व्यक्ति जब मूल्यों को मानना छोड़ देता है तो विचलन कहा जाएगा। पार्सन्स ने क्या क्या कहा कि आदर्शात्मक व्यवस्था में पूरी तरह टूटना एनोमी है। दुर्खिम ने तो एक लिमिट तक माना है कि प्रतिमानों को, मूल्यों को मानना छोड़ देता है तो वो विचलन है, लेकिन पार्सन्स ने माना है कि आदर्श व्यवस्था पूरी तरह टूट जाए तो वह विचलन है। मर्टन ने 4 प्रकार की विचलन की चर्चा की है। एक, संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्यों के बीच में असामंजस्य, वो विचलन है। मर्टन वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल थ्योरी में इस एनोमी के सिद्धांत थ्योरी को प्रस्तुत किया। एनोमी को 2 भागों में बांटा। साधारण विचलन व्यवस्था में अव्यवस्था आती है तो पुनः व्यवस्था हो जाती है। इन्होंने बताया कि एनोमी के 2 भाग हैं, साधारण विचलन और तीव्र विचलन। जब व्यवस्था में अव्यवस्था आती है और पुनः व्यवस्था बन जाती है तो ठीक हो जाता है, ये बोलते हैं साधारण विचलन। तीव्र विचलन का तात्पर्य की क्रांति से है। अब इन्होंने विचलन के 5 एनोमी के 5 एनोमी 4 प्रकार की होती है। अनुरूपता इसमें विचलन में शामिल नहीं होंगी। इसकी आप थ्योरी देखें तो जैसे कि अनुरूपता, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य भी शामिल है, मिलते हैं लोगों को, और संस्थागत साधन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें अनुरूपता यानी जिस प्रकार के लक्ष्य हमारे उस प्रकार से साधन मिल रहे हैं तो अनुरूपता बनी रहेगी। नवीनता क्या है? इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य तो मिलते हैं लोगों को, जैसे कि हमको इस प्रकार की एग्जाम देनी है, लेकिन साधन अवेलेबल नहीं हो जाते। इस प्रकार व्यक्ति परीक्षा में नकल करता है और इस प्रकार का विचलन देखने को मिलता है। यानी उसको लक्ष्य तो है, उसको एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन ना उसके पास बुक है ना अच्छा टीचर है, तो विचलन होता है। कर्मकांड और विधिवाद, तीसरा है कर्मकांड और विधिवाद। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है लेकिन साधन है। नौकरशाही में देखने को मिलते हैं कि लक्ष्य तो पता नहीं है क्या है, लेकिन साधन है कि हमें ये कार्य इस प्रकार हम भ्रष्टाचार नौकरशाही में देखने को मिलते हैं कि है ना, लक्ष्य नहीं है कि व्यक्ति को क्या करना है, साधन है कि वो कार्य कर सकता है नौकरशाही में। प्रत्यावर्तन में ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य निर्धारित हो सकता है ना साधन, जैसे भिखारी और पागल, उसका ना तो लक्ष्य निर्धारित है ना कोई साधन है। विरोध में सांस्कृतिक लक्ष्य भी है कि व्यक्ति को किस मोटिव से वो क्रांति कर रहा है, और साधन भी है किस हिसाब से उसको क्रांति करनी है। इसमें विद्रोह में देख सकते हैं, एक तरह से विचलन का ही रूप है। इस प्रकार इन्होंने 4 प्रकार के विचलन की बात की। इसमें नवाचार, कर्मकांड या विधिवाद, प्रत्यावर्तन या विद्रोह, 4 प्रकार की एनोमी अनुरूपता विचलन को देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसकी आलोचना की गई, कोहेन ने इसकी आलोचना की है। ये तार्किक और उद्देश्यपरकता को बढ़ावा देता है जो जांच योग्य नहीं है, कल्पना है ओनली। मौलिक प्रकार्य और आदर्श बातों पर जोर देता है, संघर्ष पर कम। वैचारिक प्रकार्य रूढ़िवादी को बढ़ावा देता है, सभी इकाइयाँ परिपूर्ण हैं जो सही नहीं है।
इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। मर्टन के समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए मध्य अभिसीमा सिद्धांत विज्ञान, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक नियम है। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए हमें मिडिल रेंज थ्योरी अपनानी चाहिए, ना कि बड़े बड़े सिद्धांत अपनाने चाहिए। जो विज्ञान क्या है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक नियम लागू होते हैं। वृहत सिद्धांत मैक्रो थ्योरी अधिक बड़े होते हैं। प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है और सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके, परंतु वैज्ञानिक और यथार्थ को होने का पता नहीं है। पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, अमूर्त अनुभववाद। पार्सन्स का जो सिद्धांत था वो एक मैक्रो थ्योरी थी, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं हम, प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। इस प्रकार के सिद्धांत को वृहत सिद्धांत कहते हैं। वहीं सूक्ष्म सिद्धांत को देखें तो सूक्ष्म सिद्धांत में आंकड़े सार्वभौमिक रूप से प्रयोग नहीं होते। जैसे W.N. व्हाइट ने गली के नुक्कड़ों के समाज का अध्ययन किया और स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में अपनी पुस्तक में सामान्य जानकारी नहीं देता, जो एक सामान्य जानकारी नहीं देता, बस आंकड़ों के आधार पर ही तथ्यों को बताता है। इस प्रकार इन दोनों की थ्योरी को मिलाकर मध्यमी अभिसीमा सिद्धांत बना सकते हैं। दोनों प्रकार के सिद्धांतों को साझा रूप से मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया। तथ्य और आंकड़े और सामान्य जानकारी और सार्वभौमिक नियम बना सकते हैं। हम तथ्य इकट्ठा करें, आंकड़े इकट्ठा करें, सामान्य जानकारी इकट्ठा करें और सार्वभौमिक रूप से उसे लागू कर दें, इसको बोलते हैं मध्य अभिसीमा सिद्धांत। वह सिद्धांत जिसमें एक और दिन प्रतिदिन की शोध कार्य में उपयोगी और छोटी मोटी प्रकल्पना की रेखा, दूसरी ओर एक साथ अनेक सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करके सिद्धांत को रखें, तो मध्यमी अभिसीमा सिद्धांत दोनों के बीच में मध्यमी अभिसीमा सिद्धांत बन सकता है। मर्टन के मध्य अभिसीमा सिद्धांत समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, एक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन नहीं करता, बल्कि सीमित है। दुर्खिम का इसकी आलोचना की गई कि मर्टन का जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, लेकिन छोटे से पहलू का अध्ययन करता है बस। एग्जाम्पल देखें तो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत मध्य अभिसीमा सिद्धांत था। इन्होंने 11 देश के आंकड़ों को इकट्ठा किया और इस आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। वेबर का धर्म का पूंजीवाद का सिद्धांत, इन्होंने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें प्रोटेस्टेंट हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, इस प्रकार के धर्मों के आंकड़े इकट्ठा किए और बताया कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म में क्यों आया, हिंदू धर्म में क्यों नहीं आया। यदि समाज में शास्त्र में मध्य अभिसीमा सिद्धांत को लागू कर दिया जाए तो समाजशास्त्र स्वतः ही विज्ञान बन जाएगा, ये माना था मर्टन का। वीर स्ट्रीट ने बताया कि इनकी आलोचना भी हुई है। वीर स्ट्रीट ने बताया कि वृहत समस्या को छोड़ दिया जाता है, इसमें बड़े बड़े समस्याओं को छोड़ दिया जाता है और ये अजनबी है। वृहत समाजशास्त्री अस्वीकार करते हैं। मर्टन ने बताया खंडन किया। मर्टन ने इसका खंडन करते हुए कहा कि प्लेटो के समय भी मध्य अभिसीमा सिद्धांत पाया जाता था महोदय। इस प्रकार के अनुसंधान विशिष्ट और परिसीमित सिद्धांत पर आधारित होते हैं। निम्न स्तर पर बौद्धिक महत्वाकांक्षा असंबद्ध विशिष्ट नियम के द्वारा कुंठित करते हैं। मर्टन ने खंडन किया। उन्होंने बताया कि निम्न स्तर है बौद्धिक महत्वाकांक्षा है, निम्न स्तर का बौद्धिक महत्वाकांक्षा है, असंबद्ध विशिष्ट नियम द्वारा संकुंठित रहते हैं। मर्टन ने इसका खंडन किया, यह विखंडित नहीं है बल्कि संगठित करता है। टर्नर ने कहा कि पर्याप्त रूप से सूक्ष्म नहीं है, अत्यधिक अनुभवात्मक होने से विशिष्ट काल और स्थान सूक्ष्म प्रस्तावनाओं के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, समाजशास्त्री सिद्धांत के हित में संदेहास्पद है। मर्टन ने कहा कि दुर्खिम का आत्महत्या और पार्सन्स की व्यवस्था का सिद्धांत दर्शन विहीन पद्धति का कहना तार्किक और संगठित था। इस प्रकार इन्होंने टर्नर और वीर के सिद्धांतों का खंडन किया। आगे इन्होंने संदर्भ समूह की बात की, प्रत्याशी सामाजिकरण की बात की, यानी पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण की बात की। जब कोई व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं है, यदि वह समूह के सदस्य बनने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं संदर्भ समूह। मनोवैज्ञानिक आधार पर सदस्यता समूह या सदस्य समूह की बात की। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है उसको बोलते हैं सदस्यता समूह, जिस समूह का सदस्य नहीं बनना चाहता उसको बोलता है असदस्यता समूह। सोशलॉजी में संदर्भ समूह का प्रयोग मर्टन ने किया। जब व्यक्ति अन्य व्यक्ति समूह के मूल्य मानकों के संदर्भ में काम करता है तो उसको बोलते हैं संदर्भ समूह। 3 बातों को देख सकते हैं, व्यक्ति द्वारा दूसरे के मूल्य मानदंडों को अपनाना, व्यक्ति या समूह दोनों हो सकते हैं, यानी या तो व्यक्ति अपने समूह किसी व्यक्ति उसका आदर्श हो सकता है या कोई समूह उसका आदर्श हो सकता है। संदर्भ समूह को तुलनात्मक संदर्भ के आधारित कर सकता है, यानी व्यक्ति अपनी तुलना करता है उससे, उसके मूल्यों को अपनाना चाहता है।
संदर्भ समूह के परिणाम, प्रकार्यात्मक परिणाम जो समाज में अनुकूलन है, अप्रकार्यात्मक परिणाम जो अनुपयोगी और कम होता है। सीमांत व्यक्ति, मर्टन ने कहा माना है, मर्टन ने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी। कोई व्यक्ति दूसरे समूह के मूल्यों मानकों को अपनाता है और कई हद तक वह अपने मूल्यों मानकों को और दूसरे के मूल्यों मानकों को भी अपनाता है, तो उसमें एक तरह से वो सीमांत व्यक्ति बनकर रह जाता है। ना तो वो पूरी तरह अपने मूल्य मानकों को फॉलो कर पाता है, न ही दूसरे के मूल्य मानकों को फॉलो कर पाता है। इस वजह से वो एक सीमांत व्यक्ति बनकर रह जाता है। प्रत्याशित सामाजिकरण, भूमिका स्ववर्ती, भूमिका संकलन और भूमिका आदर्श की भी अवधारणा दी। इन्होंने वीरिस्टिड ने इसकी आलोचना करते कहा कि समूह के साथ संदर्भ विशेष का प्रयोग निरर्थक लगाता है, दोहरापन और तार्किक विश्लेषण नहीं है। यानी समूह के साथ संदर्भ विशेष का प्रयोग एक निरर्थक है। हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और ये दोहरापन है, तार्किक विश्लेषण नहीं है। पूर्वाभासी सामाजिकरण, व्यक्ति भविष्य में जो जैसी स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से ही अभ्यास करना या तैयारी करना पूर्वाभासी सामाजिकरण कहलाता है। भूमिका आदर्श, जिसका आदर्श जो भूमिका व्यक्ति की आदर्श भूमिका होती है उसको अपनाना चाहता है तो भूमिका आदर्श कहेंगे। इस प्रकार मर्टन ने स्वद्रोही मर्टन ने अपने समूह संस्कृति के निम्न और दूसरे समूह संस्कृति को उच्च मानता है, उसको स्व समूह द्रोही कहते हैं, मर्टन का मानना था। मर्टन ने उप समूह के सदस्य वे सदस्य जो आपस में ऐसे विशेष संबंधों का निर्माण कर लेते हैं जिसमें समूह के सदस्य सहभागी नहीं होते। यानी कोई व्यक्ति जब ऐसे समूह का सदस्य बन जाता है जो विशेष संबंधों का निर्माण करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति उस समूह के सदस्य सहभागी नहीं हो पाते, जिससे कक्षा में छोटी छोटी मित्र समूह बन जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक सहवर्ग की बात मर्टन ने की। मर्टन कहा कि व्यक्तियों में एक ऐसी जैसी विशेषता हो, चाहे वो शारीरिक हो या सामाजिक हो, तो वे एक सामाजिक सहवर्ग के सदस्य होते हैं। जैसे एक लिंग का समूह, एक रंग का समूह। मर्टन के अनुसार सामाजिक सहवर्ग के सदस्यों में अंतरक्रिया नहीं होती, जबकि गिटलर का मानना है कि सामाजिक सहवर्ग के सदस्यों में अंतरक्रिया होती है। मर्टन ने 3 अवधारणा दी, इसमें से भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय और परिस्थिति क्रम की अवधारणा आती है। इस प्रकार मर्टन के ने कई प्रकार की थ्योरियाँ दी हैं, जिसमें से हम एक थ्योरी को पढ़ेंगे। इस प्रकार मर्टन ने अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में बताया कि आर.के. मर्टन ने अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात की है, वही है जिसमें से एक आयामी विश्लेषण है, जिसमें उन्होंने एक आयामी विश्लेषण के साथ साथ प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण और शामिल किया है। इन्होंने अंतर्वस्तु विश्लेषण, जो डाटा एनालिसिस का एक भाग है, कि व्यक्ति अपने डाटा एनालिसिस में एक प्रकार की विधि है अंतर्वस्तु विश्लेषण। इसमें कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है कि व्यक्ति अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या किसी लेखों के माध्यम से सूचना इकट्ठा करता है। जब सूचना इकट्ठा करता है तो उस आधार पर वो अध्ययन करता है। जैसे कि हम गरीबी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो गरीबी के बारे में न्यूज़पेपर में कितने प्रकार के डाटा आते हैं, किस तारीख को किन किन प्रकार के डाटा पब्लिश किए गए हैं, उसको सारे को इकट्ठा करेंगे। उसमें से अंतर्वस्तु विश्लेषण के 6 प्रकारों की बात की है। चिन्ह गणना, पहचानना, चिन्ह का एक पक्षीय वर्गीकरण, मध्य भाग का विश्लेषण, विषय प्रसंग का विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण या प्रचार विश्लेषण। इस प्रकार के अंतर्वस्तु विश्लेषण के 6 प्रकारों की चर्चा मर्टन ने की है। मर्टन एक अनुभव मूलक प्रकारवादी थे। इन्होंने स्वतः साधक भविष्य युक्ति की बात की। इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति किसी अनुसंधान में कुछ ढूंढता है और अचानक से उसको मिल जाता है, तो वो कहता है ना कि वो दूसरों से कहता है ना कि देखो मैंने कहा था ना, वैसा ही मिला ना। इस प्रकार स्वतः साधक भविष्य युक्ति की बात की, जैसा सोचना वैसा मिल जाना। इस प्रकार मर्टन ने इसकी बात की। मर्टन ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए
इन्होंने विज्ञान की थ्योरी दी, इथोस ऑफ साइंस के घटक बताया कि विज्ञान बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। इन्होंने कुडोस की बात की, संगठित संशयवाद यानी पूरा सिद्धांत संगठित होना चाहिए, वह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होना चाहिए, सार्वभौमिकता, सांप्रदायिकता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अरुचिपूर्ण यानी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी अपनी फीलिंगों को उसमें शामिल ना करे, इसको बोलते हैं डिसइंटरेस्ट। इस प्रकार मर्टन ने बताया। इन्होंने आदर्श शून्यता की बात की, जब विचलन होता है तो आदर्श शून्यता पैदा हो जाती है, जिसमें क्रांति की बात की है, जब न तो साधन ढंग से मिल पाता है, ना ही लक्ष्य, तो आदर्श शून्यता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें दो प्रकार की, जिसमें प्रत्यावर्तन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मर्टन के कई सिद्धांत हमें देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।